पार्ट चल रहा था वो था वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, माने प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, माने आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, है ना। और पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, आपने पढ़ी थी कोशिका द्रव्य वंशागति, और आपको पता है कि जीन विनिमय माने क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, पुनर्योजन। अब जीन विनिमय का से संबंधित जो अगला टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लोग इसको बड़ा हवा सा बना देते हैं, ये है सहलग्नता। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सहलग्नता। सहलग्नता माने लिंकेज। अब सहलग्नता का मतलब क्या होता है, सहलग्नता का अर्थ होता है एक ही गुणसूत्र पर जो जीन्स उपस्थित होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने में अगर साथ साथ रहें बिना पृथक हुए तो उसको हम कहते हैं सहलग्नता। जैसे यहां पर मैं बना रहा हूं गुणसूत्र संख्या 4, और ये मैं बना रहा हूं उस पर जीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये है गुणसूत्र संख्या 4 के 16 सहलग्न जीन्स, माने लिंक्ड जीन्स। यह है गुणसूत्र संख्या 16 के सहलग्न जीन्स, माने लिंक्ड जीन्स। समझ में आया? तो सहलग्न जीन्स वे जीन्स होते हैं जो एक साथ एक गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और अगली पीढ़ी में बिना पृथक हुए स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, लिंकेज को सबसे पहले उसका सुझाव देने वाले वैज्ञानिक थे सटन और बोवेरी, जब उन्होंने क्या कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। लेकिन इसको देखा था बेटसन और पन्नट ने, किस पे, मीठी मटर पर, लेथायरस ओडोरेटस पर। लेकिन जो शब्द सहलग्नता है वो किसने दिया था, मॉर्गन ने, टॉमस हंट मॉर्गन। तो ये शब्द देने वाले थे मॉर्गन। इसलिए जो सहलग्नता का खोज करता है उसका जो सारा योगदान है वो किसको दिया जाता है, मॉर्गन को। ठीक है, तो मॉर्गन जब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर माने फल मक्खी पर अपने प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने सहलग्नता क्रिया की खोज की थी और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, माने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ठीक है, ये इन्होंने दिया था और किसके ऊपर उपयोग करते टाइम दिया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर माने फल मक्खी। अब ये जो है जो एक गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होते हैं उनको कहते हैं सहलग्न जीन्स। अब मैं बना रहा हूं यहां पर गुणसूत्र संख्या 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 16। और मैंने बनाया है यहां पर गुणसूत्र संख्या 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6
7। तो ये जीन्स कैसे हैं? ये हैं गुणसूत्र 4 तथा गुणसूत्र 7 के असहलग्न जीन्स। असहलग्न जीन्स माने अनलिंक्ड जीन्स, अनलिंक्ड जीन्स। ठीक है, ये सहलग्न जीन्स है, ये असहलग्न जीन्स है। अब समझ में आया आपको कि इनमें क्या अंतर है? अच्छा, ये जो सहलग्नता है ये मैंने आपको बताया था, ये मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। तो ऐसे लिख सकते हैं, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन सिद्धांत का अपवाद। ठीक है, ये मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के सिद्धांत का अपवाद है। और सबसे बड़ी बात, सहलग्न जीन्स वे जीन्स होते हैं जो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, जबकि असंलग्न जीन्स वो होते हैं जो अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये है असंलग्न जीन्स। अगर दो जीन्स असंलग्न होते हैं, ध्यान से देखना, एक आपको सारणी बना रहा हूं, अगर असहलग्न जीन्स है, या आप ऐसे लिख सकते हैं दो असहलग्न जीन्स, तो ये दो असंलग्न जीन्स द्विसंकर अनुपात क्या दिखाएंगे? यहां पर लिख रहा हूं मैं, द्विसंकर समलक्षणी अनुपात और द्विसंकर परीक्षार्थ माने टेस्ट क्रॉस, परीक्षार्थ संकरण अनुपात। तो अगर दो असंलग्न जीन्स हैं, माने अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए गए हैं, तो ये समलक्षण द्विसंकर समलक्षण अनुपात क्या दिखाएंगे? 9:3:3:1। और द्विसंकर परीक्षा टेस्ट क्रॉस अनुपात क्या दिखाएंगे? 1:1:1:1:1। लेकिन अगर ये हैं दो सहलग्न जीन्स, दो सहलग्न जीन्स का मतलब है जो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित है। इधर देखिए ध्यान से, अगर ये दोनों जीन्स सहलग्न हैं, सहलग्न का मतलब ये अलग होंगे ही नहीं, तो ये दो अलग अलग जीन्स के रूप में व्यवहार नहीं करेंगे, ये एक ही जीन के रूप में व्यवहार करेंगे। इसलिए ये द्विसंकर समलक्षण अनुपात 9:3:3:1 नहीं देंगे, ये देंगे 3:1, क्योंकि ये एक ही जीन की तरह प्रकृति दर्शाएंगे। और द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या देंगे? ये 1:1। इस पर हम प्रश्न करेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अब है, मैं आपको बताता हूं सहलग्नता के प्रकार। देखिए ध्यान से, बड़ा सिंपल है, हवा बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब लिखते हैं सहलग्नता के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिंकेज। अब ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा ये हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, आप कल की क्लास को वापस से उठा के देख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माना ये गुणसूत्र संख्या 2 है, तो इसका जो समजात गुणसूत्र है वो हमने बना दिया ये नंबर 2, और ये
ऐसे। अभी क्या हो रखा है, संयुग्मन, तो वही 9 जीन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या हो रखा है, संयुग्मन। हम वापस से बार बार नाम नहीं लिखेंगे। और ये कौन सी प्रावस्था है, जाइगोटीन। अब अगली अवस्था में क्या होता है, जीन विनिमय होगा, क्रॉसिंग ओवर। तो मैं क्या करता हूं, गुणसूत्र को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। ठीक है, ये है ऐसे और ऐसे, ये है ऐसे, और जीन विनिमय हो रहा है, माने क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ऐसे ठीक है, और इसमें जीन्स बना दो बेटा ऐसे ही। अब मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, ऐसे ही यहां पर 9 ऊपर 9 ऊपर 9 ऊपर 9 ऊपर ऐसे बनेंगे। तो इस वाले के बना दे रहा हूं खाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 के पीछे छुप गए, 7 8 9। ऐसे ही हरे वाले के बना दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 के पीछे छुप गए, 7 8 9। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब हमने क्या किया, इस ये जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, पैकिटीन में, या पैकाइटीन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये गुणसूत्र ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 7 8 9, ऐसे ही 1 2 3 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही ये इधर आ गए। तो ये क्या है, ये क्या है, जो नारंगी वाले जीन्स थे वो हरे गुणसूत्र पे चले गए, और हरे वाले जीन्स जो थे वो नारंगी गुणसूत्र पर आ गए। इसी बदले हुए भाग को क्या कहते हैं, कायस्मेटा। याद आया, तो यहां पर कायस्मेटा दिखाई दे रहा है। ये है जाइगोटीन, ये है पैकिटीन, ये है डिप्लोटीन। ठीक बात है। अब हुआ क्या, देखो ध्यान से, ये जो 9 और 9 18 जीन्स थे, ये थे सहलग्न जीन्स। ये भी जो 9 और 9 18 जीन्स थे, ये थे सहलग्न जीन्स। लेकिन जीन विनिमय हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गई, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये वाले जो 3 जीन्स हैं ये एक साथ ही रहे, ये अलग नहीं हुए। ये भी तीनों थे, ये भी एक साथ रहे, ये तीनों थे, ये भी एक साथ रहे, और ये तीनों थे, ये भी एक साथ रहे, ऐसे ही ये तीनों, ऐसे ही ये तीनों। तो इसका मतलब ऐसी सहलग्नता जो जीन विनिमय से भी ना टूटे, और जो जीन्स हैं वो एक साथ ही रहें और अगली पीढ़ी में एक साथ ही जाकर प्रदर्शित हो जाएं, उनको हम कह सकते हैं पूर्ण सहलग्नता। तो ये सफेद रंग से जो मैंने निशान लगाए हुए हैं, ये आपको दिखा रहा है पूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता माने कंप्लीट लिंकेज। लिख लीजिए परिभाषा, जो जीन्स एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं वे पृथक ना हो, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी एक साथ ही वंशागति दर्शाएं, और वो जीन विनिमय के द्वारा भी अलग ना हो सके, उसे कहते हैं पूर्ण सहलग्नता। अब
ये जो पूर्ण सहलग्नता है ये क्या करता है, अगर जीन्स साथ साथ होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, तो जो पैतृक लक्षण है, जो जनकों में लक्षण है, वो हूबहू जाकर संतानों में व्यक्त हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि अरे ये बच्चा तो इसको पूरा का पूरा चेहरा अपने पापा से मिल रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं है, उसमें जीन विनिमय हुआ ही नहीं है। लेकिन ये जो पूर्ण सहलग्नता होती है ये विरल होती है। विरल माने रेयर, ये बहुत कम देखी जा सकती है। और ये किस किस में होती है, इसके उदाहरण है नर ड्रोसोफिला। उदाहरण में लिख देता हूं, उदाहरण नर ड्रोसोफिला, ये नर ड्रोसोफिला में होती है। ठीक है, फिर ये किस में देखी जा सकती है, मादा रेशम कीट में, मादा रेशम कीट के मौत में, मादा रेशम कीट के मौत में। ठीक है, बहुत कम देखी जाती है, क्योंकि लैंगिक जनन का जो में क्या होता है, बच्चे जनकों से अलग दिखाई देते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर होना जरूरी है। तो क्रॉसिंग ओवर होना जरूरी है, तो इसका मतलब सहलग्नता टूट जाएगी। अब देखिए यहां पर मैं चाहूं तो ऊपर में दिखा सकता हूं, लेकिन बड़ी खिचड़ी सी खिच पे पक जाएगी। ये तीन जीन्स एक साथ है, ये चौथा अलग हो गया, माने तीसरे और चौथे के बीच में जो सहलग्नता थी वो टूट गई। ये छठा और सातवां है, इसके बीच में जो सहलग्नता है ये टूट गई। ठीक है, ये जो हरा वाला है, हरा वाला तीसरा और चौथा, इस ये पहले तो साथ में थे, अब टूट गई। और ये जो हरा वाला है छठा और सातवां, इसके बीच में भी जो सहलग्नता थी वो टूट गई। तो यहां पर ये जो नीले रंग से हमने सहलग्नता दिखाई है, इसे कहते हैं अपूर्ण सहलग्नता। क्या कहते हैं, अपूर्ण सहलग्नता, माने इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, इसे हम इनकम्प्लीट लिंकेज कहकर बुलाते हैं। और इसका मतलब है जो जीन्स एक गुणसूत्र पर उपस्थित हैं, लेकिन इनके अंदर जीन विनिमय के द्वारा पृथक होने की प्रकृति पाई जाती है, जिससे जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो उनमें पुनर्योजन होता है, तो इसको हम कहते हैं अपूर्ण सहलग्नता। जो पूर्ण सहलग्नता है उसकी खोज की थी आपके मॉर्गन ने। ठीक है, किसने की थी, खोज करता है मॉर्गन, माने थॉमस हंट मॉर्गन। लेकिन जो अपूर्ण सहलग्नता है इसके खोजकर्ता जो थे वो थे हचिंसन। ठीक है, तो खोजकर्ता हचिंसन ने मक्के में, इसका मतलब एक लाइन आपको याद रखनी चाहिए, और वो लाइन क्या है, वो ये है, मैं स्टार बनाकर लिख रहा हूं, सहलग्नता को केवल जीन विनिमय माने क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है, जो पूर्ण सहलग्नता होती है वो अत्यंत कम होती है, विरले ही पाई जाती है, लेकिन अपूर्ण सहलग्नता सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में उपस्थित होती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब अगली जो चीज है वो है सहलग्नता समूह। ये भी बड़ा अच्छी चीज है। तो सहलग्नता समूह माने लिंकेज ग्रुप्स। बेटा सहलग्नता समूह क्या होता है मैं आपको बताता हूं फटाफट। इसमें मैंने बनाया
कलर चेंज कर देते हैं। मैंने बनाया एक गुणसूत्र नंबर 1 और इसमें जीन्स बना दिए। और मैंने बनाया इसका समजात गुणसूत्र। जो समजात गुणसूत्र होगा उसमें जो जीन्स की संख्या होगी वो एक समान होगी। ठीक है, तो बेटा सहलग्नता समूह क्या होता है? ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, ये है एक सहलग्नता समूह। एक सहलग्नता समूह, इसका मतलब गुणसूत्र, समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित समस्त जीन्स जो रेखीय क्रम में व्यवस्थित हैं वो बनाते हैं एक सहलग्नता समूह। इसका मतलब सहलग्नता समूह की संख्या, सहलग्नता समूह की संख्या बराबर किसी जीव में समजात गुणसूत्रों की संख्या। समजात गुणसूत्र युग्मों की संख्या। या फिर किसी जीव की अगुणित संख्या, जीव की अगुणित गुणसूत्र संख्या। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सारणी बनाऊंगा, इस पर सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, यहां पर हमने बनाया क्रमांक संख्या, फिर हमने लिखा जीव, जैसे हम मनुष्य लिखेंगे इसमें, और उस जीव की गुणसूत्र संख्या क्या है, फिर उस जीव की अगुणित संख्या क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, अगुणित माने n संख्या, और फिर सहलग्नता समूहों की संख्या। सहलग्नता समूहों की संख्या। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण ही बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपसे नीट में प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें आपको गुणसूत्र संख्या दे रखी होगी। तो सबसे पहला जो जीव है वो है उद्यान मटर। अच्छा, ये जो मैं उदाहरण लिख रहा हूं इसमें आपको गुणसूत्र संख्या पता होनी चाहिए। उद्यान मटर में 2n बराबर 14 होता है, तो n का मान होता है 7, तो सहलग्नता समूहों की संख्या क्या होगी? 7। नंबर 2 आपका है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला माने फल मक्खी, तो ड्रोसोफिला में 2n बराबर 8, n बराबर 4, तो सहलग्नता समूहों की संख्या 4 होगी। फिर होता है न्यूरोस्पोरा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा में भी मटर की तरह ही होता है, 2n बराबर 14, अपने आप लिख लेना। ठीक है, फिर आपका होता है मक्का। मक्का बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नंबर 3 है मक्का। मक्का का गुणसूत्र संख्या आपको याद होना चाहिए, 2n बराबर 20, n बराबर 10, तो सहलग्नता समूह की संख्या 10। अच्छा, एक प्याज में ना 11वीं की एनसीईआरटी में अलग गुणसूत्र लिखा है, 12वीं की में अलग, तो मैं आपको सही वाला बता देता हूं। प्याज में 2n बराबर 32, n बराबर 16, तो सहलग्नता समूहों की संख्या 16। अब एक और चीज, जीवाणु। अब जो जीवाणु होते हैं उसमें गुणसूत्र तो होते नहीं है, तो जीवाणुओं में जब गुणसूत्र नहीं होते तो उसका जो पूरा डीएनए होता है
वो एक गुणसूत्र के समतुल्य माना जाता है। तो n बराबर 1, n बराबर 1, तो सहलंघनता समूह की संख्या 1। अब मैं आपको इसमें एक स्टार बनाकर लिख रहा हूं। स्टार का मतलब, तारे का मतलब महत्वपूर्ण। छठा हम लिखेंगे मनुष्य। मनुष्य, मनुष्यों में अब क्या होता है, गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 46। ठीक है, तो n का मान कितना होगा, 23। तो सहलग्नता समूह की संख्या भी 23 होनी चाहिए। तो लेकिन मनुष्यों में, मादाओं में सहलग्नता समूह की संख्या होगी 23, लेकिन नर में वो होगी 24। कैसे, 22 तो अलिंगी गुणसूत्र का युग्म हो गया, प्लस एक x और एक y, तो 22 प्लस x प्लस y। इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन, ये प्रश्न आता है और विकल्प में 24 दिया हुआ होता है, तो आप पहले 24 पर टिक करेंगे, और अगर विकल्प में 24 नहीं दिया हुआ होता है तब आप 23 पर टिक करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जल्दी बोलिए हाँ या ना। ठीक है, अब क्या हुआ, इस सहलग्नता पर इन्होंने, मॉर्गन ने अपने प्रयोग किए, तो उसका परिणाम भी लिखना बहुत जरूरी है। देखिए, सहलग्नता पर मॉर्गन के प्रयोगों के परिणाम। ठीक, ये जो है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले मॉर्गन ने क्या किया, सफेद और पीले पीले रंग के जो जीन्स थे उनके बीच में, नंबर ए, सफेद व पीले जीन्स। एक जीन्स सफेद रंग के लिए था, सफेद आंखों के लिए, और दूसरा था पीले पंखों के लिए। ये जो जीन्स थे ये बहुत पास पास स्थित थे, तो ये प्रबल रूप से सहलग्न थे। तो प्रबल रूप से सहलग्न माने टाइटली लिंक्ड। तो फिर इनके अंदर जो पुनर्योजन था वो कम था। ये मैं आपको अभी इसका संबंध बताऊंगा, माने 1.3% पुनर्योजन। दूसरा, नंबर 2, जो इनका दूसरा प्रयोग था, उसमें इन्होंने क्या किया, इसमें सफेद रंग का जीन्स और पंखों का छोटा आकार माने सूक्ष्म पंख, तो सफेद व सूक्ष्म पंख जीन्स, इनके बीच में जो सहलग्नता थी वो कैसी थी, वो थी बहुत ढीले रूप से। तो दुर्बल रूप से सहलग्न माने लूजली लिंक्ड, और इसमें पुनर्योजन फिर क्या था, ज्यादा था। वो कितना था, 37
37.2% या परसेंट पुनर्योजन। ये आपको मॉर्गन के प्रयोगों के परिणाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला है आपका सहलग्नता की शक्ति, ठीक है। अगला टॉपिक है सहलग्नता की शक्ति, माने स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। बेटा जो सहलग्नता की शक्ति होती है, यहां पर हम लिख देते हैं सहलग्नता की शक्ति, माने स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। ये विलोमानुपाती होती है दो जीन्स के मध्य दूरी के। जीन्स के मध्य दूरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पॉइंट नंबर 1, जीन्स पास पास स्थित। अगर जीन्स पास पास स्थित है, इसका मतलब जीन्स के मध्य दूरी कम है, बहुत पास पास है। देखो इधर इस डायग्राम में देखो, बड़े निकट हैं, निकट हैं, तो इसका मतलब दूरी कम है। कम दूरी सहलग्नता ज्यादा। तो यहां पर हम लिखेंगे सहलग्नता की शक्ति कैसी होगी? ये होगी अधिक। तो अगर ये कम है और ये अधिक है, तो इनका संबंध कैसा हो गया? विलोमानुपाती, है ना। दूसरा पॉइंट, जीन्स दूर दूर स्थित हैं, दूर है। देखो देखो इधर, एक जीन इधर है, एक इधर है, बड़ी लंबी दूरी है, तो दूर है, तो क्या हो गया? जीन्स के मध्य दूरी अधिक। जीन्स के मध्य दूरी ज्यादा है, तो दूरी ज्यादा है तो सहलग्नता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये कम है और ये ज्यादा है, तो कैसा संबंध हो गया? संबंध हो गया क्या? क्या हो गया संबंध? विलोमानुपाती। अब आपको तो अच्छे से पता है, अगर जीन्स पास पास है, जीन्स अगर पास पास है तो सहलग्न है, तो उनमें क्या जीन विनिमय नहीं होगा। तो इसका मतलब देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये है कि जीन विनिमय माने क्रॉसिंग ओवर किसके समानुपाती होता है? जीन्स के मध्य की दूरी के। जीन्स के मध्य दूरी। और इससे एक और संबंध सामने आया, मैंने आपको बताया था, जितनी क्रॉसिंग ओवर होगी जीन विनिमय किसके समानुपाती होगा? पुनर्योजन के। पुनर्योजन, पुनर्योजन माने रिकॉम्बिनेशन। बेटा आपको ये सारी चीजें लिख लेनी है, क्योंकि जब हम कल की कक्षा में मिलेंगे तो आपको ये सभी संबंध पता होने चाहिए। अब देखिए इधर मेरी तरफ देखिए, इन तीन संबंधों से हमारी एक ही समीकरण बनेगी, एक ही इक्वेशन बनेगी, और वो इक्वेशन होगी ये।
हमारी इक्वेशन होगी सहलग्नता विलोमानुपाती होगी जीन्स के मध्य दूरी के, माने विलोमानुपाती होगी जीन विनिमय के, माने विलोमानुपाती होगी पुनर्योजन के। तो ये जो आपकी समीकरण बनी है ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस पर आधारित अब हम प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रश्न नहीं, एक टेबल, एक सारणी, और इनके ऊपर प्रश्न हम कल करेंगे, क्योंकि अभी इसमें पुनर्योजन आवृत्ति माने जीन विनिमय मान वो सब रह गया है। वो सब करके फिर क्वेश्चंस हम अगली कक्षा में कल इसी समय मिलेंगे और प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, और अगला टॉपिक है सहलग्नता जीन विनिमय व पुनर्योजन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, और ये कारक क्या है, इसके लिए हमें एक सारणी बनानी है, और सारणी कहती है क्रमांक संख्या कारक कारक में परिवर्तन, फिर क्रॉसिंग ओवर माने जीन विनिमय, फिर पुनर्योजन, और पुनर्योजन के बाद सहलग्नता। ये मैं आपको बड़ा छोटे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहा हूं, ये बड़ा आसान है और इस पर जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कारक जो है वो है जीन्स के मध्य दूरी, जीन्स के मध्य दूरी। बेटा अगर हम जीन्स के मध्य दूरी बढ़ाते हैं इस तरीके से, हमने जीन्स के मध्य दूरी बढ़ा दी, तो जीन्स के मध्य दूरी बढ़ाने से क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा होगी, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी तो पुनर्योजन ज्यादा होगा। लेकिन आपको पता है जीन विनिमय और सहलग्नता ये एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, तो सहलग्नता क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा नंबर 2 वो है तापमान। बेटा यदि हम तापमान बढ़ाएंगे तो जीन विनिमय बढ़ेगा, जीन विनिमय बढ़ेगा तो पुनर्योजन बढ़ेगा, पुनर्योजन बढ़ेगा लेकिन सहलग्नता कम हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरा जो है वो है एक्स विकिरणों, एक्स विकिरणें की सांद्रता लिख सकते हो। एक्स विकिरणें को अगर हम बढ़ाएंगे तो जीन विनिमय बढ़ेगा, पुनर्योजन भी बढ़ेगा लेकिन सहलग्नता कम हो जाएगी। ठीक है, और आखिरी कारक है नंबर 4 जो है व्यक्ति की आयु। बेटा जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, अगर हम आयु बढ़ा रहे हैं बच्चे, वैसे वैसे हमारे शरीर में जो एंजाइम्स हैं उनकी सक्रियता कम हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर के लिए जो एंजाइम है रिकॉम्बिनेज वो कम बनने लगता है, और भी एंजाइम्स कम हो जाते हैं, तो वो कम बनता है तो जीन विनिमय भी कम होता है।
क्रॉसिंग ओवर कम होगी तो पुनर्योजन कम होगा, और क्रॉसिंग ओवर कम होगी तो सहलग्नता बढ़ेगी। तो इस वाले पॉइंट पर मैं यहां पर एक तारे का मार्क बना देता हूं, निशान, ताकि ये आपको याद रहे केवल एक ही में उल्टा होता है। इसलिए जैसे जो बुढ़ापे की संतानें होती हैं, बुढ़ापे की संतानें मतलब अगर माता पिता 40 साल से ऊपर हैं और तब जो बच्चे होते हैं उनकी शक्ल माँ या पिता से एक से ज्यादा मिलती है, क्योंकि उसमें सहलग्नता ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। लेकिन अगर कोई बच्चे जल्दी हो जाते हैं, जैसे किसी के माता पिता की शादी 20-21 साल की उम्र में हो गई, तो वो जो बच्चा है उसकी शक्ल किसी से भी नहीं मिलेगी अच्छे से, क्योंकि उसमें ज्यादा से जीन विनिमय हुआ है। जैसे अगर आप मेरा उदाहरण लें, हम दो भाई हैं, मैं बड़ा हूं, मैं जल्दी हो गया था, तो मेरी शक्ल मेरे माता पिता से दोनों से नहीं मिलती, दोनों बड़े खूबसूरत हैं, ठीक है। लेकिन जब मेरा छोटा भाई है, उसकी शक्ल, वो थोड़ी देर में हुआ था, 5 साल के बाद हुआ था, तो माता पिता की उम्र 5 साल बढ़ गई थी, तो उसकी जो शक्ल है वो मेरी माता से ज्यादा मेल खाती है। तो इसका मतलब वो सहलग्नता दर्शाता है, और मेरे अंदर जीन विनिमय ज्यादा हुआ था, ठीक है। तो ये फर्क होता है, और ये सब कारक आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हमने काफी मनोरंजक ये क्लास करी है, क्योंकि नहीं तो सहलग्नता ना लोग हवा बना लेते हैं, अरे बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अभी इसमें हमें और कुछ चीजें बचती हैं, जैसे इसमें हमारा बचता है पुनर्योगज आवृत्ति किसे कहते हैं, पुनर्योजन क्या होता है, और इस पर हम प्रश्न करेंगे, ठीक है। वो हम करेंगे अगली कक्षा में, ठीक है। और हम और भी चीजें पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लिंग सहलग्नता, सेक्स लिंकेज, ठीक है। और फिर हमारे ये सिस और ट्रांस अवस्था में कैसे सहलग्नता होती है, ये सब। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।